Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the goodness of fit tests, and we did with this test with two distributions, that was Poisson distribution and binomial distribution. So today I will take an example from normal distribution and we will do the same test, and then we will move forward for independence or homogeneity tests. तो एक एग्जाम्पल है, मैं सॉल्व करता हूँ कि सपोज अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. It means we have to estimate these two parameters. Now the degrees of freedom will be k minus 1 minus the number of parameters estimated, and they can be 2. So k minus 1 minus 2. Understand? So I will take an example. The example is test the hypothesis that the following frequency distribution follows a normal distribution. At alpha is 0.05. तो ये जी 10 से लेकर 12 पहला इंटरवल है, फिर 12 से 14 है, नेक्स्ट 14 से 16, नेक्स्ट 16 से 18, and the next 18 से 20, and that's 20 to 22, and 22 to 24, and the last one is 24 to 26, and the last is 26 to onward, infinity कर ले आप. These are the 9 groups. So these are the frequencies: 4, 30, 106, then 206, 272, and then 219, again 120, 37, and 6. So these are the class limits. क्या you can take your intervals. And this is the frequency. F बोल देते हैं. Later on we will take it as OI.
तो these are the class basically intervals, they are class boundaries, you can say 10 से 12, 12 से 14 and onward. The solution is we have to check that this distribution follows normal distribution or not. So we formulate the null and the alternative hypothesis. The null hypothesis is H naught. The distribution is normal. अब नॉर्मल के दो पैरामीटर होते हैं विद म्यू एंड सिग्मा, दे आर अननोन, ठीक है, विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. And H1 is the distribution is not normal with mu and sigma. Given alpha is equal to 0.05, दिया हुआ है. The test statistic to be used is तो ट्राइस चेयर हम यूज करते हैं. दिस इज बेसिकली वेयर आई इज फ्रॉम 1 to k, OI minus EI whole square divided by EI follows twice square distribution with k minus 1 minus up to, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए 2 लिखा है कि हमने दो पैरामीटर वी हैव टू एस्टिमेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दोनों अननोन है ना, वी और सिग्मा. अगर नोन होते तो यहाँ पे -0 आ जाता, ठीक है. स्टेप नंबर 4 में आ जाता है कंप्यूटेशन. जी कंप्यूटेशन. तो कंप्यूटेशन में हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. अब आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ को जहन में रखिए कि पाइसान के अंदर हमारे पास पाइसान प्रोबेबिलिटी फंक्शन था तो हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली. इसी तरह बाइनोमियल के अंदर हमारे पास बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन था तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली बिकॉज दे आर डिस्क्रीट केस. और कंटिन्यूस केस में क्या होता है, दो लिमिट्स के दरमियान हमें एरिया दिया होता है, दो लिमिट्स ऑलवेज इन द टू लिमिट्स. सो हम करेंगे क्या, हम जो सैंपल डाटा में दिया हुआ है इसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे और उसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में चेंज कर देंगे जी के अंदर. जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है. उसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में चेंज करने के बाद उस जी के अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे और उन प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एफ के साथ, तो हमारे पास नॉर्मल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आएंगी बिकॉज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज तो हमारे पास मौजूद हैं जो कि 4, 30, 106 एंड ऑनवर्ड ये स्टार्ट होती हैं. लेकिन हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एन या समेशन एफ के साथ, तो वहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी. अंडरस्टैंड. तो इसको कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इस डाटा का मीन और वेरिएंस निकालना है, ठीक है. तो इस डाटा का मीन और वेरिएंस कैसे निकलेगा, सपोज ये देखें. तो इसका मीन निकालने के लिए हमारे पास क्लास लिमिट इंटरवल्स दिए हुए, उसके मिड पॉइंट निकाल लें आप पहले, जिनको हम एच के साथ शो करेंगे सपोज. तो मिड पॉइंट पहला क्या होगा, 10 + 12 जी 22 डिवाइडेड बाई 2 11. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2 ऐड करें तो 13
15, अब 13 चेक बिटा ले, 12 प्लस 14 26 डिवाइडेड बाई 2 तो 13 आ जाता है। इसी तरह 15 14 प्लस 16 क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 का इंटरवल है 17 19 21 23 25 and the other will be 27। इसके साथ हमारे पास f दिया हुआ है, that is basically 4 30 106 206 and 272, next is 219 120 37 and 6। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट समेशन एफ टेस्ट इक्वल है जी। अब हमें मीन भी चाहिए, तो इसके लिए हमें एक कॉलम चाहिए एफ एक्स और एक हमारे पास कॉलम होना चाहिए ये हमारे पास समेशन एफ आएगा यहाँ पर और एक कॉलम में समेशन एफ एक्स और एक एफ एक्स स्क्वायर, ये वेरिएंस के लिए है। ठीक है जी। तो समेशन एफ एक्स जो है बेसिकली मीन्स 44 30 मल्टीप्लाई विद 13 130 और 3 3 are 9 और 2 10। ठीक है, तो ये आप कॉलम कंप्लीट कर लें। एफ एक्स स्क्वायर से मुराद क्या है कि हर एक्स का स्क्वायर करें और मल्टीप्लाई करें एफ के साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई विद 1 2 1 एंड सो ऑन। तो ये आप कॉलम कंप्लीट करें तो तमाम वैल्यूज का ये जो समेशन होगा यहाँ समेशन एफ एक्स होगा, इस तरफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप देखें कि मीन जस्ट इक्वल है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली समेशन एफ एक्स क्या 19140 और ये वैल्यूज कितनी है जी, चेक करें ज़रा 1000। तो 19 पॉइंट एक्स बार इज इक्वल टू 19.14 और स्मॉल एस दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार और साथ ये मल्टीप्लाई होता है एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है जी, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस फार्मूला बिकम्स यानी समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये सिंप्लीफाई होगा, ये वैल्यूज पुट होंगी, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये जो वैल्यू है समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज बेसिकली 374,688। ठीक है, इनको यहाँ पुट करें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आ रहा है जिसका एस की वैल्यू आ रही है, इसका अंडर रूट भी है, दिस इज एक्स बार। तो एस की वैल्यू है
89। तो ये हमने S और X बार निकाल लिया, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जो है z इज इक्वल टू जी, वी नो दैट स्टैंडर्डाइज वेरिएबल इज x माइनस म्यू over sigma. Here mu is estimated by x bar and sigma is estimated by small s. जी, अब आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है यहाँ पर। which is 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and infinity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसके अगेंस्ट z की वैल्यू निकालें। तो इसको मैं z i कहूँ तो यहाँ i डाल दूंगा। तो z क्या है, एच आई माइनस म्यू 19.14 डिवाइडेड बाई s, दैट इज 2.89। ठीक है, तो h की वैल्यू दिस h इज बेसिकली अपर क्लास बाउंड्री। सो पुट करें इसमें से 12 माइनस 19.14 divided by 2.89, it will become minus 2.49। इसी तरह आप नेक्स्ट 14 पुट करेंगे, उसके बाद 16, यहाँ वैल्यूज बाकी वही चीज़ है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बिकम 14 के अगेंस्ट आएगी माइनस 1.78, 16 के अगेंस्ट है 1.09 जी, 18 के अगेंस्ट वैल्यू है माइनस 0.39 और 20 के अगेंस्ट है 0.3 पॉजिटिव साइन के साथ 0.30, 22 है 0.99, 24 पर है 1.68 और 26 पर है 2.37। तो जब इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो ये हमने z की वैल्यूज निकाल ली। अब हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन स्मॉल z, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन स्मॉल z। तो क्या होगी जी, -2.49 को आप एरिया टेबल में देखेंगे, -2.4 को लेफ्ट साइड पे देखें, 0.09 को टॉप वाली रो में देखें एरिया टेबल। और एरिया टेबल वो यूज़ करना है जो -इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एरिया दे, जो -इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एरिया दे। तो अब आप जब इसकी वैल्यू देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0.0068। तो -2.49 को टेबल में देखेंगे तो ये वैल्यू है। इसी तरह -1.7 तलाश करें और ऊपर वाली रो में देखें 0.08 जी, पहली वैल्यू ये है। और नेक्स्ट क्या है 0.0375 एरिया टेबल में। तो -1.7 को आपने देखना है और 0.08 को उसकी टॉप वाली रो में देखें। तो उसके अगेंस्ट जब वैल्यूज देखेंगे तो ये वैल्यू होगी। और -1.09 तो -1.0 तो देखना है और 0.09 को आपने टॉप वाली रो में देखना है। तो जिसके अगेंस्ट वैल्यू आएगी 0.1379, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वैल्यू है दैट विल बी 0.39 को देखेंगे तो 0.3483। उसके बाद जब वैल्यूज देखेंगे नेक्स्ट 0.6179, नेक्स्ट 0.99 पे देखेंगे तो 0.8389 जी। 1.68 पर देखेंगे तो 0.9535 और 2.37 पर वैल्यू क्या होगी
9911 और जब इन्फिनिटी पे देखेंगे तो पॉइंट क्या होगी, वैल्यू क्या होगा, यानी z इज लेस देन इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से इसका मतलब क्या है, प्लस इन्फिनिटी, एरिया क्या होना चाहिए 1। तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटीज अब आई हैं लेस एंड इक्वल की। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटीज, अब ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज है, क्या है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटेड वैल्यूज। तो पहली प्रोबेबिलिटीज को एज इट इज लिख दें। अब नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी लिखने हैं तो पिछले वाली इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाया था, 1 पहले की एज इट इज लिख दी थी, नेट्स लिखना था तो प्रीवियस उसमें ऐड करते थे तो नेट्स आ जाती थी। अब प्रीवियस उसमें से माइनस करोगे तो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने तरीका आपको बताया था, दैट वाज कि पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दिया जाए और प्रीवियस नेट्स फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जो नेट्स फ्रीक्वेंसी क्लास की लिखनी है उसमें प्रीवियस ऐड करते जाएं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। अब इसमें क्या करना है, अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज बनी हुई हैं तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज की तरफ हमने आना है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज है अब इसकी हमने लिखनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम पिछली वाली इसमें से माइनस करेंगे, यानी इसके लिखने के लिए इस क्लास में 0.0375 में से माइनस कर दें 0.0068 तो इट शुड बी 0.3007, ठीक है जी। इसके बाद अब जब आपने ये प्रोबेबिलिटीज लिखनी है तो इसमें से प्रीवियस माइनस करें, प्रीवियस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो 4, ये देखिए इसमें से ये माइनस कर दें तो 9 में से 5 जाए 4 रहे, 7 में से 7 जाए 0 रहे, 3 में से 3 गया 0, 1 की जगह 1 आ जाएगा तो ये इट विल बी 0.1004। अब इसमें से जी 13 माइनस 9 4, 7 माइनस 7 0 और 1 तो ये आ जाती है 0.2104, ठीक है। इसी तरह दिस माइनस दिस, इसकी लिखनी है तो पिछली वाले इसमें से माइनस करें, 9 में से 3 गए 6 रहे, 7 में से 8 नहीं जा सकते, 17 माइनस 8 9 एंड उसके बाद वहाँ पे आपने लिया हुआ है उसमें से कैरी किया हुआ है, यहाँ 0 आ गया तो 10 माइनस 4 6 और 6 में से 5 माइनस 3 2, ठीक है। ये मैं निशान लगा रहा हूँ साथ। अब दिस माइनस दिस करना है आपने, 9 माइनस 9 0 0 1 2 2। उसके बाद आप इसको माइनस करें तो 5 15 माइनस 9 और ये जाएगा 0.1146। नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें से माइनस करें तो ये क्या वैल्यू है जी 11 माइनस 5 एंड दिस विल बी 0.0376। अब 1 में से ये माइनस कर दे प्रीवियस तो ये इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.0089। तो अजीज तलबा ये प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई। अब हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटीज़ ये पाइए, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम ये कह रहे थे अपर क्लास बाउंड्रीज की इसका मुराद ये है प्रोबेबिलिटी दैट h इज लेस देन 12, ठीक है। तो ये z इज लेस देन 12 था, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ आई। तो जब बाय नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ चुकी हैं, अब आपने इन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करें समेशन f के साथ तो हमारे पास नॉर्मल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट टेबल में आप देखें कि OI में लिख रहा हूँ, अब जो FI था उसको मैंने OI कह दिया। दिस इज बेसिकली 4 30 106 206 272 219
और 12037 एंड द लास्ट वाज 6। अब आपके पास समेशन एफ क्या था, यानी 1000 मल्टीप्लाई विद पी हैट आई, दिस इज इक्वल टू ई आई। अब समझ आया आपको कि ई आई हमने कैसे निकाला है? तो ई आई की वैल्यू क्या आएगी? पहली प्रोबेबिलिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6.8, नेट्स 30.7 जी। उसके बाद क्या 1100.4 210.4 269.6 and 221.0, that says 114.6 37.6 and the net is 8.9। तो अब आपको चाहिए ओ आई माइनस ई आई, इस सारे का लेना स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई आई, यानी कि 4 माइनस 6.8, इसका जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 6.8 पर, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1.147। इसी तरह 30 माइनस 30.7, इसका ले लें स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 30.7, तो दिस शुड बी 0.016। अब इसी तरह ये सारा आप करते जाएं, नेक्स्ट वैल्यू 0.312, ये नेक्स्ट वैल्यू 0.092 एंड नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.021, फिर 0.018, फिर 0.254 and 0.010 and the 0.945। इनको अब ऐड करें, सबको ऐड करते जाएं, सब वैल्यूज ऐड होने के बाद तो ऐड करें 1.147 प्लस दिस एंड ट्राई स्टेट वैल्यू क्या आएगी? 2.815। ठीक है जी, यही हमारा फार्मूला था, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ट्राई स्टेट शुड बी। अच्छा, अब आप देखिए 9 कैटेगरीज हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? 5th स्टेप क्या? द थ्योरेटिकल रीजन, द थ्योरेटिकल रीजन इज ट्राई स्टेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्राई स्टेट अल्फा with k minus 1 minus 2 मैंने लिख दिया, इसलिए हमने वी हैव फाउंड 2 पैरामीटर्स। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा ट्राई स्टेट अल्फा की वैल्यू क्या? 0.05। के की वैल्यू क्या थी? 9 कैटेगरीज है, तो 9 माइनस 3 6, तो ये टेबल वैल्यू देखिए 9 माइनस 6 पर क्या वैल्यूज आती है? तो दिस इज बेसिकली 12.59। तो ट्राई स्टेट के टेबल में आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 0.05 के अगेंस्ट क्या है जी वैल्यू? 12.59। इससे मुराद है कि हमारा हाइपोथेसिस कुछ इस तरह का बन रहा है, इसमें रीजन ये वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली 12.59। यहाँ पर अल्फा है 0.5 एंड दिस इज 0.95। ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है अप टू। ठीक है जी, तो अब इस पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यूज इससे बड़ी हो जाती तो हाइपोथेसिस क्या होता? रिजेक्ट। इससे छोटी है तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे कहीं लाइट आ रही है। तो कंक्लूजन, accept H naught and conclude that the observed data
follows normal distribution. ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जी तलबा, आपने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट ट्राइस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द थर्ड वन, इससे पहले हम दो कर चुके हैं। एक हमने सबसे पहला टेस्ट किया था, वो टेस्टेड द असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो ट्राई स्टेयर किस पर्पज के लिए यूज़ होता है? वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। दूसरा टेस्ट हमने क्या किया? दैट वाज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब थर्ड वन इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट independence of two variables। ठीक है जी तलबा, अब यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी है, सपोज वी हैव टू क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं और हमने उसके दरमियान इंडिपेंडेंस देखनी है, तो वो यूज़ ट्राई स्क्वायर। और इसमें भी वो फार्मूला वही यूज़ करते हैं, ओ आई माइनस ई आई डिवाइडेड बाई ई आई, और ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर होगा, सम लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो चीज़ चेंज आएगी कि इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैसे निकाली जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन काम था उसका, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का निकालने का तरीका क्या है। बाकी फार्मूला हमारा वही होगा, और उसके अलावा हाइपोथेसिस क्या होगा कि वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस दैट देयर इज इंडिपेंडेंस बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स आर टू वेरिएबल्स। तो हमारा एच नॉट प्रोसीजर में क्या है ये, जी अजीज तलबा, इसमें प्रोसीजर में ये पहला स्टेप क्या है, वो स्टेट अवर हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एच नॉट द टू वेरिएबल्स of classification are independent। और H1 क्या है, the two variables of classification are not independent। जब not independent means they are dependent or associated, are associated। ठीक है, इसी तरह चूज और गिवन जो भी चीज होगी अल्फा। थर्ड स्टेप वही है जो ऑलरेडी हम यूज द टेस्ट ट्राइस्टर हम यूज करते हैं, ओ आई माइनस ई आई। अजीज तलबा, इसमें डबल होता है आई और जे, वेयर आई इज फ्रॉम 1 to r। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वह जे इज फ्रॉम 1 to ओ आई जे माइनस ई आई जे
whole square divided by Eij, which if H naught is true, has an approximate tri-state distribution with into r minus 1 into c minus 1 degrees of freedom. तो स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी ना, बेसिकली वी हैव सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स और हर वेरिएबल की ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल ए होगा, इसको बी कर लें और दिस इज ए। तो बी की ये कैटेगरीज हैं B1, B2, BJ सेंटर में होगी और लास्ट BC। इसी तरह A1, A2, AI और AR। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल की फॉर्म दी होगी और दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड OI। तो OI11, OI12, O1J, तो O1C। इसी तरह O21, O22, ये 2 रोज में पहले रो आ रही है फिर कॉलम आ रहा है और ये ऑब्जर्वेशन होगी O2C। तो चलते जाए जी, नेक्स्ट क्या होगी OI1, OI2 एंड OIJ and this is OIC and this one is OR1, फिर OR2, ORJ, ORC। तो ये आपको टेबल दिया होगा, ठीक है। इस टेबल को हम बोलते हैं, ये जो टेबल है, दिस पर्टिकुलर टेबल इज कॉल्ड R-C contingency table। कॉन्टिजेंसी टेबल, तो इसको हम बोलते हैं R-C कॉन्टिजेंसी टेबल। तो जो आपको टेबल दिया हुआ होगा, अब ये इसी तरह वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है, ठीक है। ये बी की क्लासिफिकेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा। इस टेबल को हम बोलते हैं R-C कॉन्टिजेंसी टेबल बिकॉज इट हैज़ R रोज, ठीक है, R रोज
और सी कॉलम्स, सी फॉर कॉलम्स। अगर देखा जाए तो मे बी 2x2 हो, तो इसमें से मुराद क्या है, 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। तो ये जो टेबुलर स्पेसिफिक नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी टेबल, और इससे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं R×C कॉन्टीजेंसी टेबल। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि ये टेबल कैसे बनता, ठीक है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। जब हम SPSS करेंगे तो वहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा, एक रियल लाइफ डेटा लेकर उसको SPSS पे सॉल्व करेंगे और वहाँ पे आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि ये टेबल जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हमने कैसे ली, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस साइड पर मैं लेता हूँ लंग्स कैंसर या ब्लड टाइप और कोई डिजीज़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये A1 से मुराद क्या है, O पॉजिटिव है। A2 से मुराद क्या है, O नेगेटिव है। इसी तरह A3 ले लें, AB पॉजिटिव। इस तरह इसकी ब्लड की एडिट टाइप्स होंगी, ठीक है। 2 या 3 टाइप्स की ब्लड क्या नाम है, बीमारियाँ जो हैं, डिजीज़, उनके नाम होंगे। B1 एक बीमारी है, B2 दूसरी है, B3 तीसरी है, उसी ब्लड से रिलेटेड जो होंगी। नाउ वी वांट टू सी इज देयर इंडिपेंडेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अगर मैं इसको 2×3 ले लूँ तो लेफ्ट साइड पे मैं ले सकता हूँ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग, और जो कॉलम्स में मैं ले सकता हूँ लंग्स कैंसर। अब लंग्स कैंसर में भी 3-4 स्टेजेस ले लें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। या टीबी का आप एग्जांपल ले लें तो टीबी में भी स्टेजेस होती हैं 2, 3, 4। तो आप स्मोकिंग और टीबी के दरमियान, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, इसके दरमियान रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो है A1 इज इक्वल टू स्मोकिंग है, और A2 आप ले लें नॉन स्मोकिंग। इसी तरह B1, B2 और B3, दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ टीबी। नाउ यू वांट टू सी इज देयर एनी रिलेशनशिप या इज देयर इंडिपेंडेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ स्टेजेस एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग और टीबी की जो स्टेजेस हैं या टीबी है, इसके दरमियान इंडिपेंडेंस है या नहीं है, ये आप देखना चाह रहे हो। तो अब आपने सपोज 30 पेशेंट्स को आपने का डाटा लिया, तो आपने क्या किया, उससे क्वेश्चन पूछा होगा कि आप स्मोकिंग करते हैं, हाँ जी हाँ ना में जवाब दिया होगा। उस स्टेज आपने कौन सी स्टेज है, आपने उसको टिक कर दिया, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चनर आ गया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चनर आपने लिया, किसी और से पूछा, उन स्मोकर और नॉन स्मोकर, और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आपने ली। उसके बाद आपने उसको फीड कर दिया। अब वो फीडिंग करने के बाद ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज बनेंगे टेबल हमारे पास। अब O11 से मुराद क्या है कि बंदा स्मोकर भी है और उसको टाइप 1 बीमारी है, तो वो इसमें ऐड होता जाएगा। इसमें अब में भी 10, 15, 20 बंदे हैं, जितने भी आदमी हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे। अभी जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस टेबल को समझिए। इस टेबल को हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी टेबल, बिकॉज इट इज कॉल्ड R×C कॉन्टीजेंसी टेबल। R मीन्स रोज, C मीन्स कॉलम्स। कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके टोटल्स आते हैं, यहाँ पे टोटल्स आ जाएंगे, इसी तरह से टोटल्स आ जाएंगे। तो ये दिस सारे ऐड होने के बाद यहाँ पे B1 का टोटल आएगा। टोटल तो मैं इस ब्रैकेट से शो कर रहा हूँ। इसी तरह B2 का टोटल आएगा, तो ये ब्रैकेट लग गई, और ये BJ का टोटल है। इसी तरह BC का टोटल है। तो टोटल चलिए मैंने ब्रैकेट्स, ये A1 का टोटल है, A2 का टोटल, AI का टोटल और AR का टोटल, यानी इस रो का टोटल। और ये सारा टोटल जब ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड N, यानी दिस प्लस दिस करते जाए। या ये रो में देखें, इधर देखें, बात एक ही है, टोटल N आ जाएगा। तो आपके पास टोटल बंदे जितने थे, जितने क्वेश्चनर जितने थे, जितने पेशेंट्स थे, 30 है, 300 है, 1000 है, तो ये 1000 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे इस तरह। अब आपने करना क्या है कि ये आपको ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये वही है जो फार्मूले में यूज़ की हुई है, OI, जिसको मैंने OIJ कर दिया। OIJ यानी OIJ से मुराद क्या है कि
आई से मुराद क्या है, कौन सी रो है, और जो सेकंड वाली टर्म है उससे मुराद कौन सा कॉलम है। अब ये जो है इससे मुराद क्या है कि सेकंड रो है और जेथ कॉलम है। इससे मुराद क्या है कि आयथ रो है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, OI2 से ये मुराद है। तो ये आपको टेबल दिया होगा, जो टेबल के अंदर फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं ये हमारी OI कहलाएंगी। ठीक है, अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। तो इससे पहले तो गुडनेस ऑफ फिट में कभी पाइसान वाली प्रोबेबिलिटी से निकालते रहे, कभी बाइनोमियल से, और कभी हमने नॉर्मल को यूज़ किया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी सपोज आपने निकालनी है OA11 की। सपोज आपने ये जो है इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसकी आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो अब मैं इसका कलर दे रहा हूँ डिफरेंट। तो इसके डिवाइज़र में जो टोटल है इस पे आ जाए ये, और इसके डिवाइज़र में कह रहा हूँ इसी के कॉलम की बेस में जो टोटल है, और इसकी जो रो में टोटल है ये वाले टोटल जिनको मैंने सर्कल कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा, A1 का टोटल मल्टीप्लाई विद B1 का टोटल और डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगी E11, क्या आ जाएगी E11। अब इसी तरह आपने O2 की निकालनी है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए। जी, अगर आपने O2 की निकालनी है तो O2 के निकालने के लिए हमें क्या टोटल चाहिए, इस रो में कौन सा टोटल है, A1 चाहिए, और इसी की बेस में कौन सा टोटल है, B1। तो O12 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A1 मल्टीप्लाई विद B2 और डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगा E12, क्या आ जाएगी E12। अब आपको फार्मूले का आइडिया हो, आप कोई भी निकाल सकते हैं। सपोज RJIH इसकी निकालनी है आपने, ये वाली। तो इसका डिवाइज़र क्या है, ये है, और इसमें कॉलम में क्या है, ये है। तो OIJ की कैसे निकालोगे, AI का टोटल मल्टीप्लाई विद BJ का टोटल डिवाइडेड बाई n। तो ये आ जाएगी EIJ। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। दीज आर कॉल्ड मार्जिनल टोटल्स। ये जो A1 दिया हुआ ना यहाँ पर, A1 और ब्रैकेट साल लगा दिए, ये वाली ये मार्जिनल टोटल्स है, यानी ये सारी चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं। ये वाली OI1 O प्लस OI2 एंड सो ऑन। तो ये है जी फार्मूला। आप देखें यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं, कोई भी I और J की वैल्यू पुट करें और n पे ये डिवाइड होगा, और मार्जिनल टोटल्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी EIG, अब हमारे पास OI मौजूद है, EI हमने निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस लें, स्टेयर लें और EI पे डिवाइड करें और ट्राई स्टेयर की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। अब फ़र्क कहाँ पड़ेगा जी, स्टेप नंबर 3 क्या था, ये ट्राई स्टेयर हमने इसमें लगा दिया। स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 5, so the theoretical region is chi-square is greater and equal to chi-square alpha। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, R-1 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है C-1। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, वही जो हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल था। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, R-1 इंटू C-1। और लास्ट स्टेप है कंक्लूजन। ठीक है, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज रिजेक्ट इट। जी अजीज तलबा, तो आपने देखा कि मैंने 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल और इसके अलावा R×C कॉन्टिजेंसी टेबल की बात की, और वी यूज दिस टेबल फॉर testing the independence of two attributes or two variables of classification। ठीक है, तो ये टेबल और ये ट्राई-स्टेयर का फार्मूला जो हमने लिखा है, we can use it for testing the variables of classification as independent। दो वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके दरमियान हम इंडिपेंडेंस चेक करते हैं। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें से एक एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स और टू वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड? तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।